This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा सोमवासरः कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा दिनांक 1 डिसेंबर 2020 चरकसूत्र अध्याय 27 शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां श्रुतपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। सर्वरोगप्रशमनं यथा स्वं विहितं रसं विद्यात्स्वर्यं बलकरं वयोबुद्धीन्द्रियायुषाम्। तर्हि यथा स्वं विहितः रसः मांसरसः स्वर्यः बलकरः वयोबुद्धीन्द्रियायुषाः विहितः व्यायामनित्या स्त्री नित्या मध्यनित्याश्च ये नराः नित्यमांसरसाहारा नातुरास्युर्न च न दुर्बलाः। तर्हि ये व्यायामनित्याः स्त्रीनित्याः मध्यनित्याः ते यदि नित्यं मांसरसाहाराः स्युः न आतुराः स्युः न दुर्बलाः स्युः तर्हि नित्य मांसरसाहारः यदि क्रियते चेत् व्यायामनित्यादिभिः तर्हि ते नापि आतुराः भवेयुः नापि दुर्बलाः भवेयुः। यथा मया उक्तं जीवो जीवस्य जीवनम् इत्येव सत्यं मनुष्यः प्राणी वर्तते अतः जाङ्गमद्रव्यस्य कृते सर्वथा समीचीनं किन्तु यदि संस्कारवशात् तस्य शाकाहारे एव रुचिः स्यात् तर्हि अपि साधु तस्मिन् अहिंसा प्राणवर्धनानाम् इत्यपि निश्चिततया अवधारणीयम् इति। किन्तु एतत् तावत् अवधेयं यत् जाङ्गमद्रव्यं शरीरधातु सामान्यात् अनभिष्यन्ति ब्रूहणम् एतत् यद् उक्तं तत् सत्यं। तो ये मनुष्य के हिसाब से ज्यादा नजदीकी पदार्थ है मांस रस और फिर उसका उस तरीके से अगर प्रयोग होता रहता है तो आतुरत्व और दौर्बल्य नहीं रहता। कृमिवातातपहतं शुष्कं जीर्णम् अनार्तवं शाकं विस्नेह सिद्धं च वर्जन्यच्च अपरिश्रुतम्। कृमिवात आतप हत इस प्रकार का शुष्क जीर्णम अनार्तवम जो पुराना हो गया है जो उस प्रॉपर ऋतु का नहीं है निस्नेह सिद्ध है और निस्नेह सिद्ध अगर शाक है तो वर्जम यच्च अपरिश्रुतम और जिसका पानी नहीं निकाला गया है वो भी नहीं लेना है। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार के एक
तो निचोड़ कर रस निकाल देना ये एक अहम चीज इसमें बताई गई है। और अभी के जमाने में इस प्रकार से वो निकाल देने से तुम्हारे अनार्तवम, आर्तव यानी कि ऋतुभवम आर्तवम, जो प्रॉपर सीजन में निर्माण हुआ है वो आर्तवत रहेगा, और अनार्तव जो प्रॉपर सीजन में नहीं निर्माण हुआ है हल्ली परिष्कृत करून घेतले जात नाही, ये नहीं नहीं लिया जाता। और दूसरी चीज ऐसे बताते हैं कि ऐसा करने से उसमें से विटामिन जो है वो सभी निकल जाते हैं, ऐसा बताते हैं डाइटिशियंस। कच्चा खाने का जिक्र किया जाता है, अभी धोके लेना कहते हैं, लेकिन एक बार स्विन्न होने के बाद पानी निकाल देना ये नहीं करते। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस प्रकार से पानी निकल निकाल देने से उसमें से जो आवश्यक तत्व है वो भी निकल जाते हैं या नहीं जाते हैं इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में फलान यादव समझनीय दाढ़ीमादीनी बुद्धिमान, ये जो वर्णन है, अगर कोई इंटीग्रेटेड विचार करना ही है तो उसमें विटामिन्स का सबसे अच्छा स्रोत ये फल है। और अभी के फल सभी बिगड़ गए हैं, लेकिन अगर हमें नैसर्गिक रूप से फल प्राप्त होते हैं तो उनको भोजन के पहले लेना ठीक है। तो विशेषुमोच चोचाम्र मोदकोत्तारिकादिकम अद्याद्रव्यं गुरुस्निग्धं स्वादुमंदं स्थिरं कुर्मः। तो जो गुरु मधुर इस प्रकार शीतवीर्य वगैरह वगैरह जो द्रव्य है, फल है विशेषतः, वो भोजन के पहले लेना उचित है। और उसमें से शायद जो विटामिन वगैरह की जो कमी है या रफेज अगर कम है तो उसमें से प्राप्त हो जाएगा। और फिर सब्जी जो है वो पका के उसका पानी निकाल देना है और फिर स्निग्ध सिद्ध करना है। तो पानी निकाल देना है ये थोड़ी अजीब चीज है कि उसमें से अगर वो सार भाग उसमें से निकल जाता है नहीं निकल जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और किसको सार भाग कहेंगे वो भी एक देखना पड़ेगा। पुराण मामम संक्लिष्टम कृमि व्याला व्याल हिमातपै अदेश कालजम क्लिन्नम यत् स्यात् फलम असाधुत। तो बहुत पुराना हो गया, कच्चा है, संक्लिष्टम कृमि व्याल हिमातपै, तो कृमि व्याल यानी कि हिंस्र पशु, हिम और आतप ये दोनों। तो खास करके हिमालय के समीप जो निर्माण हो रहे हैं, अदेश कालज, देश भी सही नहीं है, अकाल इस प्रकार का अगर फल निर्माण हुआ है, क्लीनम और क्लीन इस प्रकार का हो गया है, यत्स्यात् फलम असाधु तत् असाधु, वो अच्छा नहीं है। स्टीम वेजिटेबल्स विदाउट वाटर नंतर फोडणी द्यावी ते योग्य का, या पानी निकाल देना है और फिर उसको तड़का देना है, स्निग्ध सिद्ध करना है, तो ये ज्यादा बेहतर तरीका इस प्रकार का है। और ज्यादातर इसी प्रकार से किया जाता है, लेकिन पानी निकाला नहीं जाता, परिश्रुत जो बताया गया है वो करना जरूरी है, अप्रसिद्ध नहीं लेना इस प्रकार से। तो शायद ये तरीका अच्छा रहेगा। इसके बारे में संशोधन होना काफी जरूरी है। स्वस्थ वृत्त के लोगों को इस प्रकार के विषय दिए जा सकते हैं कि परिश्रुत होने से क्या होता है, अपरिश्रुत होने से क्या होता है, निस्नेह सिद्ध से क्या होता है, स्नेह सिद्ध से क्या होता है, वगैरह वगैरह के बारे में अगर हम थोड़ी कोशिश करेंगे तो एक एमडी का थीसिस बन सकता है उसके आधार। हरितानाम यथाशाकम निर्देशा साधना द्रुते मध्यांबुगोरसादीनां स्वे स्वे वर्गे विनिश्चयः। तो हरित का जो है उनका यथाशाकम निर्देश, अगर साधन नहीं बताया गया, साधना हर्तानाम आर्द्रक पलांडु प्रभृतीनां स्नेह सिद्धानाम अपि तथा अपरिसिद्धानाम अपि निर्दोषत्व इत्यर्थः।
राजीव है। तो साधन के बिना हरित वगैरह का यथाशास्त्र निर्देश है, ऐसा समझना है। ये पाठभेद भी है एक। हरितानाम इत्यादि हरितानाम पलाण्डु प्रभृतीनां यथाशक्यं निर्देशात् तेन हरिता अपि कृमिवातादि उपहताः तथा शुष्कजीर्णा अनार्तवाश्च न गायन्ते। साधनादृते इति साधनं संस्कारात् तेन हरितानां देहसिद्धानामपि तथा अपरिश्रुतानाम् अपि निर्दोषत्वम् इत्यर्थः इति शिवदाससेन। तो शिवदास सेन की काफी जगह पे टिप्पणी इस प्रकार की है। तो शाक जैसा निर्देश हरितक के बारे में है। कृमिवाता तप शूर्ण जीव शुष्कम जीर्ण मनार्थम वगैरह ये जो है उसी पे मतलब उसको भी लागू है। तब ओनली ये साधना द्रुते अपरिश्रुत वगैरह जो है वो नहीं करना है, संस्कार जो है वो उसके बगैर भी ठीक है। बंध्याबु गोरसादीना स्वे स्वे वर्गे विनिश्चयः। तो उनके बारे में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या हित है क्या अहित है, वो वहीं वहीं पे निर्देश किया गया है। स्वेस्वर्गीय निश्चयः कृतोऽस्ति इस प्रकार से। यद आहार गुणैः पानं विपरीतं तदिश्यते अन्नानुपानं धातूनां इष्टं दृष्टं यन्न विरोधी। तो आहार गुणों से विपरीत जो हो वो पान इष्यते, वो प्रशस्त है। अन्नानुपान अन्न का अनुपान के रूप में धातु नाम दृष्टम यन्न विरोधी। यद धातु नाम न दृष्टम विरोधी दृष्टम तद अन्नानुपानम इष्यते। तो आहार गुणों से विपरीत होकर भी जो धातुओं के लिए विरोधी नहीं है इस प्रकार का अनुपान ये प्रशस्त है। आसवानां समुद्दिष्टाम अशीतिम चतुरुत्तराम जलम पेयम अपेयं च परीक्ष्य अनुपिबेत। तो 84 ये जो आस्वारिष्ट बताए गए हैं आगे, और पानी जो पीना है नहीं पीना है वो देखकर अनुविवेद हितम, जो हित है वही पश्चात पान करे उसका। स्निग्धोष्णम मारुते शस्तम पित्ते मधुर शीतलम कफेनुपानम रूक्षोष्णम क्षये मांसरस परम। तो वात के लिए स्निग्ध उष्ण इस प्रकार का अनुपान होना है, पित्त के लिए मधुर शीतल होना है, कफ के लिए रूक्ष उष्ण इस प्रकार का अनुपान होना है, और क्षय में मांसरस से परम श्रेष्ठ इस प्रकार का अनुपान है। उपवासाद्वभाष्य स्त्री मारुतातप कर्म भी क्लांता नाम अनुपानार्थम पयपथ्यम यथा। उपवास अद्वभाष्य स्त्री मारुत आतप कर्म, इससे जो क्लांत है उनको अनुपान के लिए दूध ही अमृत जैसा हितकर इस प्रकार का है। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि इनके लिए अमृत दूध अमृत जैसा इस प्रकार का है। मैंने जो हितोजी विजय महाराज साहब की केस बताई थी, एक बार दोहराता हूँ। उन्होंने 23वें बरस में दीक्षा ले, बड़े अमीर घराने के थे, हीरो के व्यापारियों में से थे, और फिर उन्होंने संस्कृत का काफी अध्ययन किया, और शुरू में ही 145 दिन का अयम बिल व्रत उन्होंने किया। तो एक ही समय में सिर्फ रूखा खाना इस प्रकार का वो अयम बिल का व्रत है। और उसके साथ में बिहार 20-22 किलोमीटर ये जो चलते हैं इस प्रकार से, और फिर व्याख्यान देना इस प्रकार के। अनुपान म्हणजे संपूर्ण जेवण झाल्यावर घ्यायचे आहे की जेवताना मध्ये घ्यायचे, दोनों है एक्चुअली। भोजन के उपरांत भी लेते हैं, और किसी चीज को हम खाते हैं तो उसके खाने के बाद गेहूं के लिए
पानी इस प्रकार का लेना है, तो रोटी खाने के बाद अनुपान बीच में ले लिया, फिर चावल खाया उसके बाद अनुपान ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो उनका वजन बहुत जल्दी से कम हो गया, 60-62 किलो थे वो 30-32 किलो पर आ गए। और फिर एलोपैथी में टीबी डायग्नोस किया गया, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दी गई, उससे नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने आयुर्वेद की दवा शुरू की, वहां पे हर्डेकर नाम के एक बुजुर्ग वैद्य थे, तो उनकी दवा शुरू हो गई, वो उसमें टिक गए, लेकिन सुधार नहीं होता था। 15 ग्राम चावल और 10 ग्राम मूंग की दाल, इतना ही अगर खाते तो ही वो पचा पाते, नहीं तो अजीर्ण हो जाता, बुखार आ जाता और फिर वजन और कम हो जाता इस प्रकार से। तो उन्होंने खुद अपने लक्षण ग्रंथों से ढूंढना आरंभ किया, और ये काफी मुश्किल काम था। तो एक वहां पे मेरे छात्र थे, एक्चुअली छात्र नहीं कह सकते, लेकिन उनको त्रिस्कंद कोश के बारे में पता था। तो उन्होंने कहा कि आप ये मत करो, आप त्रिस्कंद कोश देखो, वहां लक्षण कोश बना है भाई, तो उसका प्रयोग करोगे तो तुम्हें क्या तो उन्होंने वो उस समय मंगवा लिए कोश सभी, उसकी पूरी प्रस्तावना पढ़ी, तो वो बड़े बेहद खुश हो गए। और फिर मुझे बुलाना आरंभ हो गया। वो तो खुद मोबाइल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, तो अपने शिष्यों के जरिए वो बार बार मुझे संदेशा भेज रहे थे कि आप आइए एक बार। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन है और क्यों बुला रहे हैं इस प्रकार से। अंततः मैंने निश्चय कर दिया कि ठीक है, मैं एक बार देख के आता हूँ। तो मैंने बेंगलोर से सीधी फ्लाइट ले लिया और अहमदाबाद पहुंचा। पता वहां जाने पर पता चला कि ये बहुत बड़ी हस्ती है, और विद्वत्ता अच्छी है, डेडिकेटेड है। तो फिर काफी बातें हुई। और उनका कहना था, मैंने देखा कि पानी बहुत पी रहे थे, तो मैंने कहा कि कितना पानी पीते हैं? वो बोले 4 लीटर पीते हैं हर रोज। तो मैंने कहा पानी कम कर दो, तृष्णा निग्रह करो थोड़ा सा। तो बोले कि लेकिन उसने तृष्णा वेग अवरोध हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, तृष्णा निग्रह ये चिकित्सा भी है, तो ये अवरोध करने के लिए नहीं बता रहे, अवरोध बता रहे हैं, लेकिन ये चिकित्सा के रूप में बता रहे हैं। तो बोले लेकिन मुझे लगता है कि ये तृष्णा का अवरोध हो जाएगा इसमें। तो मैंने कहा ठीक है, हम तृष्णा कैसे कम करेंगे इसके बारे में सोचेंगे। तो बोले वो ठीक है। तो हर्डीकर जी की चिकित्सा चल रही थी, वो बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे। तो उनको वो चिकित्सा छोड़नी नहीं थी, और उनको नाराज भी नहीं करना था। तो मैंने कहा मैं हर्डीकर जी से बात कर लेता हूँ, और अगर ये नागा सिद्ध जल देते हैं तो तृष्णा कम हो जाए और पानी कम हो जाएगा, तो अग्नि बढ़ेगा। तो हर्डीकर जी ने हाँ कर दी। तो बोले ठीक है यार, दवाई का कोई प्रयोग नहीं है, सिर्फ लागा सिद्ध जल देना है, तो चलेगा। जैसे ही लागा सिद्ध जल शुरू किया, तो प्यास कम हो गई, और 4 लीटर का पानी 1 लीटर तक आ गया। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी बकरी का दूध शुरू करो। तो 1 लीटर तक दूध जाने लगा। तो मेरे ख्याल में शोष इस प्रकार का व्याधि था, और उसके लिए बकरी का दूध अच्छा है, इस प्रकार से दिया था। तो 1 महीने में 4 किलो वजन बढ़ा, स्फूर्ति बढ़ी। तो वो बड़े खुश हो गए, बोले कि नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ, मैं सब दिलवाता हूँ। चिकित्सालय खुलवाते हैं, ये औषधिशाला करते हैं, अस्पताल खुलवाते हैं, रहने के लिए सुविधा करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं, पुणे छोड़ के तो नहीं आ सकता मैं। फिर उस समय इसमें ये चला कि मैं गुरुकुल शुरू करने वाला था। तो बोले ठीक है, गुरुकुल शुरू करेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि वहां पे वैद्यों ने सहयोग नहीं दिया। मैं जब भी जाता था, महीने में जाता था वहां, तो कोई और अलग अलग वैद्य आते थे,
हाँ, और उस समय में ये भी शुरू नहीं हुआ था ऑनलाइन जो है वो। बाद में ऑनलाइन शुरू होने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, अब जिनको ज्वाइन होना है वो ऑनलाइन ही ज्वाइन करे, मैं नहीं आऊंगा इस प्रकार से। लेकिन तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार का दूध उनके लिए बहुत फायदेमंद, इस प्रकार का दुधाचे अनुपान अपेक्षित असेल तर इतर अन्न लवण आम्ल वर्जित घ्यावे लागेल ना। ये तो सही है कि, लेकिन योग रत्नाकर में भी इस प्रकार का दूध का अगर पटु वगैरह इस प्रकार का अन्न सेवन किया गया हो तो दूध देना प्रशस्त है, ऐसा है। कम से कम अंत में केवल दूध और चावल ले ले और फिर अनुपान के रूप में दूध ले ले, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो इस प्रकार का दूध अनुपान इसमें ले सकते हैं, ये थोड़ा सा इसमें विषय रहेगा। सुराकृषाणां पुष्टत्वं अनुपानं विद्धि। विश्व व्यक्तियों के लिए सुरा ये अनुपान है, और खास करके मांसमेवाश्नुते उत्तम आर्मिकं पिबतो अभिधारित वेगस्य यक्ष्मानं लभते। ये युक्तिपूर्वक मांस सेवन करने से और द्राक्षारिष्टते है वो ऊपर और वेग धारण नहीं करने से यक्ष्मान लभते। तो यक्ष्मा, राजा यक्ष्मा नहीं रह सकता, वो दुरुस्त हो जाता है, इस प्रकार से टिक नहीं सकता। तो मैंने अभी इसी प्रकार से थोड़ा सा सोचा था कि अगर प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं, नैसर्गिक अन्न खाते हैं वगैरह, तो कोविड में लगते कोविड अंदर नहीं रह सकता, ऐसा एक संस्कृत में श्लोक बन सकता है। ये से केवल आखिरी हिस्सा है, कोविड में लभतेंतरम, यक्ष्मान लभतेंतरम, इस प्रकार सा होगा। तो युक्त्या नैसर्गिकम आहारम वगैरह वगैरह कुछ करेंगे। तो ये एक अहम चीज है। कार्षार्थम स्थूल देहानाम अनुशस्त्रम मधुगत, और स्थूल देही लोगों के लिए, कार्ष्य के लिए मधुगत मध और पानी ये अच्छा है। लेकिन ये जरूरी है कि मध केवल मध ही हो, उसमें शक्कर नहीं हो। अधिक मध में शक्कर भी डालने की अनुमति भी है शासन में। तो ये इस प्रकार का शक्कर वाला मध अभी प्रशस्त नहीं है। अल्पाग्नीनाम निद्राणाम तंद्राशोकभयक्रमेमांसोचितानां मध्यमेवानुशस्य। जो अल्पाग्नि है, अनिद्र है, तंद्राशोक भय क्लम, इनके जरिए अनिद्र इस प्रकार है, और मध्यमांस जिनको उचित है साथ में मध्यमेवानुशस्य, तो उनके लिए मध्य ही अच्छा। तो मध्य के बारे में काफी बहस ग्रंथों में आई है, और ये आहार द्रव्य में मध्य को डाला गया, ये अहम चीज इस प्रकार की है। ऋतुसंज्ञा में भी मध्य बताया गया है, तो ये एक थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। ओरिजिनल मध मिळण्याची काही सोर्स आहे। काफी मुश्किल है बताना। हम कुछ कोशिशें करते रहे, और जिनके जरिए ये हो सकता है। मैं यहाँ पे कोकण में करने वाला हूँ मधुमक्खी का पालन केंद्र, तो जब उपलब्ध होगा तो वो निश्चित रूप से विश्वास पूर्वक होगा, लेकिन मालूम नहीं अभी उसमें कितने, एक आध बरस लग जाएगा शायद। पहले हमें फूल के पौधों का आरंभ करना है, और फिर उसके साथ में ये मधुमक्खी का पालन ये करवा लेना है, तो ये शायद बात हो सकती है। मधुदक केव्हा भोजन के उपरांत या भोजन के बीच बीच में भी ले सकते हैं। या अनुपान के रूप में है, तो 1 चम्मच मध और 1 गिलास पानी, ऐसा थोड़ा थोड़ा अगर लेते रहेंगे तो ठीक है। एक बात ध्यान में रखनी है कि मधु गुरु है, तो ये बात सोचनी है कि अपचन उसका न हो जाए।
अगर उसका अजीर्ण हो जाए तो ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो इसलिए उसी ढंग से उसका प्रयोग करना है जो हमें पीड़ादायक इस प्रकार का नहीं रहेगा। अतः अनुपान कर्म गुणान प्रपक्षामः। अनुपान के कर्म और गुण बताते हैं। अनुपानम तर्पयति प्रीणयति ऊर्जयति ब्रूहयति पर्याप्तिम अभिनिर्वर्तयति। तो उसका जो पचन है वो भलीभांति हो जाता है। जो द्रव्य हमने लिया है उसका तो अंतिम परिणाम अच्छा निकल आता है। भुक्तम अवसादयति। जो खाया गया है वो नीचे पेट में अच्छी तरीके से नीचे नीचे चला जाता है। अन्न संघात का भेद करता है। मार्दवम अपादय मृदुता निर्माण करता है। क्लेदयति जरयति क्लेदन निर्माण करता है, पाचन करता है। सुख परिणामिताम अशुभ। तो सुख परिणामिता उसका अंत में परिणाम सुख इस प्रकार का हो। आशु व्यवायु और तुरंत वो व्यवायु गुण से पूरे शरीर में फैल जाए, ये निर्माण करता है। खास करके अगर मद्य का अनुपात इस प्रकार से दिया जाए तो ये मध्य व्यवाही विकासी होने के कारण पूरे देश में पूरे शरीर में इसको लेके जा सकता है। तो ये अहम चीज इस प्रकार की है। अभी ये एलोपैथी और आयुर्वेद में जो मेजर फर्क है वो एलोपैथी के दवाइयां डायरेक्ट धातु पर काम करती है और वहां के आम का तात्काल पचन कुछ हद तक करती रहती है और इसीलिए इन द्रव्यों के द्वारा तुरंत उपशम इस प्रकार का शूल प्रशमन इस प्रकार का हो जाता है। और लेकिन जाठराग्नि के संबंध में जो पचन है उसका कोई उसके ऊपर विचार ही नहीं है और सीधा धातुओं में जाकर घुसकर काम करते हैं, ऐसा है। तो सेहत से हिसाब से आरोग्य के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे हिसाब में शरीर में घुसने का मार्ग जो है वो सही मार्ग पचन द्वारा ही है। तो जो भी आहार हम खाते हैं उसका भलीभांति अगर पचन हो जाता है तो वो धातुओं में परिणत अच्छी तरह से होता है और फिर शक्ति स्फूर्ति इस प्रकार की बढ़ती है। लेकिन ये अगर अच्छा नहीं हुआ तो वही आम को निर्माण करता है शुरू में जाठराग्नि के स्तर पर, फिर धात्वाग्नि के स्तर पर, पंचभूताग्नि के स्तर पर, और फिर ये आम बहुत तकलीफ वाला इस प्रकार का है। उसका पचन करने के लिए हम लंघन करेंगे तो धीरे धीरे ये जाठरा आहार रस से सुधरता हुआ धातुओं में मलों में वगैरह वगैरह इस प्रकार का पहुंच जाएगा और फिर उसके जरिए ये धातुओं में स्थित जो आम है वो नष्ट होगा। तो हमारा तरीका जो है वो धीरे धीरे काम करने वाला, मूल रूप में काम करने वाला इस प्रकार का। एलोपैथी में एक एनाल्जेसिक दे देंगे, एक स्टेरॉइड दे देंगे, तुरंत वेदना कम हो गई इस प्रकार से और पेशेंट को अच्छा लगा, खाने पीने का कोई संबंध नहीं इस प्रकार से। तो आशावरिष्ट इस प्रकार से अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ये मध्य के बजाय आशावरिष्ट करेंगे तो चलेगा। यथा द्रव्य गुणारिष्ट सर्व मध्य गुणाधिका, तो मध्य के सभी गुण आशावरिष्ट में आ जाते। और अनुमान के रूप में अगर हम आशावरिष्ट का प्रयोग करते हैं तो एक अहम चीज होती है कि मध्य के गुणधर्म तो हमें प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि मध्याति शक्ति, ये जो बात हो सकती है केवल मद्य पीने से जो नुकसान होगा वो आशावरिष्ट पीने से नहीं होगा। फिर भी थोड़ा ये देखना है कि पित्त का संबंध है या रक्त दृष्टि है तो आशावरिष्ट का प्रयोग नहीं करना। लेकिन कुछ ट्रेडिशंस में हर व्यक्ति को आशावरिष्ट देने की प्रथा है। नादल ट्रेडिशन में खास करके कुमारी आसव या ऐसा कुछ जो सिंपल पाठ इस प्रकार का हो
वो हर व्यक्ति को भोजन के उपरांत देना ही है इस प्रकार से। हमारे प्रचलन में वो उतना नहीं है, लेकिन ये सोच सकते हैं, वैद्य भट्ट इनके पास में जाता था, वो कॉम्बिनेशंस बना के आस्वादिष्ट देते थे, दशमलव द्राक्षा इकट्ठा करके देते थे इस प्रकार से। तो ये भी एक अलग चीज इस प्रकार की हो सकती है, डिस्पेंसिंग आस्वादिष्ट इस प्रकार से। और हर व्यक्ति के अनुसार उसमें क्या देना है ये सोच सकते हैं। और 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच ऐसा देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 चम्मच तक भी देते हैं। और उतना ही पानी डालना है या दोगुना पानी डालना है, ये भी थोड़ा सा हो सकता है। तो शरीर में पहुंच जाना, व्यवहारिक गुण जो आसवारिष्ट का है, उसके जरिए हम उसके लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो संधिवात, आमवात वगैरह वगैरह इस प्रकार के मरीजों में इस प्रकार से आसवारिष्ट का योग्य प्रयोग अगर हो जाए तो तुरंत राहत मिलेगी। चाहे दशमलरिष्ट का ही प्रयोग करे, पंचकला सौदा करे या और कुछ करे, इस प्रकार से मस्तुआ सौदा करे, तो ये पूरे शरीर में फैलने में मदद करेगा। और फिर दवाइयों के द्वारा धातुओं में स्थित आम का पचन भी करेगा। वैसे हम लंघन बताएंगे, वैसे हम लघु अन्न इस प्रकार का बताएंगे, तो फिर उसके जरिए भी अच्छा परिणाम निकल आता है। ये डॉक्टर आदमी से सुधरता जाता है, लेकिन धातुओं में डायरेक्ट एक्शन जो हमें चाहिए वो इसके जरिए हमें मिल सकती है। आसव अरिष्ट में कितना पानी डालकर देना है ये कैसे डिसाइड करें? समभाग तो कम से कम होना ही है। दुगना भी डाल सकते हैं अगर किसी को पित्त की शिकायत है या फिर रक्त की दुष्टि है, तो दुगना पानी डालना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और फिर भी ऑब्जर्व करें, अगर उरोदाह वगैरह इस प्रकार से लक्षण दिखते हैं तो हाँ, नहीं देना है, नहीं तो पानी बहुत ज्यादा और ये कम इस प्रकार का देना। ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है कि मध्यम न पेयम पेयम स्वल्पम सुबहुमारी। मध्यम पीना ही नहीं है, अगर फेंकना है तो स्वल्पम बहुत ही कम मात्रा में, और सुबहुमारी बहुत ज्यादा पानी डालकर पीना है इस प्रकार से। तो ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि देना है। तो ये अगर हम प्रथा शुरू करें कि हर मरीज को पित्त और रक्त दृष्टि के छोड़कर हर मरीज को कोई ना कोई आसन इस प्रकार से देना आरंभ करें, या वैसे नानल ट्रेडिशन में है ये कुमारी आसन या द्राक्षारिष्ट है, तो इसका प्रयोग अगर हम करते रहेंगे तो ये विवाही विकासी गुण जो है वो हमें अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। जेवण करताना काही जण कोका कोला, थम्सअप वगैरे पितात किंवा जेवल्यानंतर पितात, हे शरीराला चांगले का वाईट? इसमें कोई संदेह नहीं, ये बुरा ही है। कोका कोला वगैरह जो है, थम्सअप वगैरह है, तो इसमें कॉम्बो मील्स ऑफर आते हैं। मैकडोनल्ड में जाएंगे तो कॉम्बो मील्स ऑफर है। हाँ, ये एक बर्गर है, उसके साथ में एक कोक फ्री है इस प्रकार से। या फिर और चीजें इस प्रकार की है। और ये कॉम्बिनेशन में उसके साथ कोक वगैरह वगैरह इस प्रकार के, तो ये अच्छा नहीं है। वास्तव में ऐसा है कि इसका उपद्रव मूल्य बहुत है, कोका कोला वगैरह, तो उसमें कुछ भी पोषक तत्व नहीं है। ये सिर्फ थोड़ी इरिटेटिंग टेस्ट होने के जरिए उसमें एडिटिव्स रहते हैं कि इसके जरिए उसकी एडिक्शन हो जाती है इस प्रकार से। पित्तामध्ये कुठले अनुपान वापरावे? घृत ही है, या दुग्ध ले सकते हैं। मधुर का भी चलेगा अगर स्थूल व्यक्ति इस प्रकार की है तो। या मधुर शीतल बताया गया है, तो दाढ़िम स्वरस वगैरह इस प्रकार के भी अनुपान इस्तेमाल में हो सकते हैं पित्त के हिसाब से देखा जाए तो। ये कोक वगैरह तो लेना ही नहीं है। मैंने सुना है कि 1 लीटर कोक बनने के लिए 4000 लीटर पानी लगता है, ऐसा कहते हैं। इतना वेस्टेज होता है पानी का। तो
इसके लिए उपद्रव मूल्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने एक बात बताई थी स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धन इस श्रृंखला में, कि वस्तु की कीमत और वस्तु की वैल्यू ये अलग अलग चीज है। प्राइस एंड वैल्यू ये अलग अलग चीज है। प्राइस जो बनती है वो प्रायः कंपटीशन किस प्रकार की है, बाकी लोगों के भाव क्या है, उसके आधार पर प्राइस बनती है। लेकिन सही कीमत तभी पता चलेगी जब हम नैसर्गिक साधन सामग्री का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कीमत क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी वास्तव में कीमत बहुत ज्यादा है। इतके पाणी कशामुळे लागते, ये जो पर्यावरणवादी है उन्होंने इसके बारे में काफी संशोधन किया है, काफी प्रसिद्ध भी किया है। तो मुझे वो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन शर्करा बनने के लिए भी ऐसी बहुत शुगर लगती है, ऐसा है। तो गन्ने की खेती से आरंभ करके शक्कर बनने तक कितना पानी लगता है ये उसके बारे में लिखा है। और इनका कहना था कि शक्कर के पैकिंग के ऊपर वो लिख दे कि 4000 लीटर पानी लेता है इस प्रकार से 1 किलो शक्कर बनने के लिए। अभी उसका मुझे पक्का क्या याद नहीं है, शक्कर शर्करा के लिए कितना लगता है। तो ये उसका उपद्रव मूल्य है और उसके आधार पर कीमत होनी है। और जो नैसर्गिक है उसकी कीमत बहुत कम करनी चाहिए। प्रॉपर मिनरल्स मध्ये जेवताना पाणी पित नाही, त्याऐवजी 1 लिटर पर्यंत फळांचा रस, सॉफ्ट ड्रिंक्स घेतात। तिकडे सर्वच देशी विदेशी लोग असेच करतात। ये भी है पाश्चात्य देशों में लेकिन फलों के रस उनमें काफी अच्छे तरीके से मिलते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, लेकिन मिलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स लेकर लेना अच्छा नहीं है। प्रॉपर मिनरल्स त्या पाण्यात येईपर्यंत ते फिल्टर करत राहतात असे वाचले, मालूम नहीं है लेकिन बहुत पानी इसमें वेस्ट होता है, ऐसा है। और वास्तव में उसका पोषण मूल्य कुछ भी नहीं है। इन कंपनियों पर अगर हम पाबंदी लगाएंगे और फल रस अच्छे तरीके से लोगों को पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे तो बेटर होगा। ये बंद करते हैं कोका कोला या फेंटा या फिर ये भी इस प्रकार के जो भी है उस प्रकार से। तो नैसर्गिक चीजों का प्रयोग हो वो अभी महंगे हो गए और ये आर्टिफिशियल जो है वो काफी सस्ते हैं इस प्रकार के। तो मैंने ये जिक्र किया था कि प्लास्टिक ने बहुत सारे चीजों को बदल दिया है। बाल्टी से लेकर हमारी जो किरसुनी या स्वच्छता करने के लिए झाड़ू, केर भरणं वगैरह वगैरह सभी चीजों में प्लास्टिक आ गया इस प्रकार से। तो रोजाना इस्तेमाल में इस प्रकार के प्लास्टिक का आ जाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो जहां पे नैसर्गिक साधन सामग्री उपलब्ध है तो वहां उसकी प्राइस कम करके इसको उपद्रव मूल्य बढ़ा के पर्यावरण की हानि कम से कम हो, ये हमें देखना चाहिए। तो मैंने उसमें काफी जिक्र इसके बारे में किया था कि हमें पर्यावरण की हानि से बचना है। चाइना को कॉम्पीट करना है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कॉम्पीट करते समय उनका प्लास्टिक भी हम नहीं ले रहे, हम पर्यावरण पूर्वक ही रहे या पर्यावरण संवर्धक ही रहे। ये सबसे अहम चीज इस प्रकार की होगी। तो उपद्रव मूल्य एक अलग है, उसको वसुंधरा कर इस प्रकार का नाम देना है, ऐसा मैंने सुझाव दिया था। और वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि लोग वो नहीं खरीद कर पाएंगे। और नैसर्गिक वस्तु उसके जरिए सस्ती होनी चाहिए उनके मुकाबले में, तो लोग नैसर्गिक वस्तुओं की तरफ मुड़ेंगे।
इस प्रकार से। तो क्लेदयति सुख परिणामों आशु व्यवायताम च आहारस्य उपजनयति, ये खास करके सभी अनुपानों के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर आसवारिष्ट का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है। बहुत ही चाहते अनुपानम हितम युक्तम तर्पयत्याशु मानवम सुखम पचित चाहारम आयुषेषु बलायुष। तो योग्य अनुपान अगर है युक्तम अनुपानम हितम तर्पयति आशु मानवम, तात्काल तर्पण इस प्रकार का करता है, सुखम पचित चाहारम, और अच्छी तरीके से आहार का पचन हो जाता है, आयुषेच बलायुष, और वो आयुष और बल उससे प्राप्त रहते हैं। पचन जो होता है आहार का वो आयुष और बल के लिए इस प्रकार का है। Nowadays, most of quats are available by संधान कल्पना. Can we treat them as आसवारिष्ट? ये तो सही है, आसवारिष्ट ही कहेंगे उसको, उसमें दूसरा कुछ नहीं है। प्रिजर्वेटिव डाल के भी आसव कुछ काढ़े मिलते हैं, वो ज्यादा अच्छा नहीं है, उसके बजाय आसावरिष्ट बना के पीना ये ज्यादा अच्छा। कोणत्या पदार्थाला बनवण्यासाठी किती पाणी लागते या प्रमाणात वॉटर फुटप्रिंट असे संबोधतात। इंटरनेट वर वॉटर फुटप्रिंट असं टाकलं की सर्व माहिती मिळते। इट टेक्स अबाउट 210 liters of water to produce 1 kg of sugar cane. इंटरनेट तो शुगर केन को बनाने के लिए 210 लीटर पानी लगता है 1 kg शुगर केन के लिए, और फिर उसमें शक्कर बनने में तो और भी ज्यादा इस प्रकार का लगता है। तो ये काफी है, फुटप्रिंट बोलते हैं इस प्रकार से, और वाटर फुटप्रिंट। और ये पानी की स्केर्सिटी ये एक बड़ी अजीब चीज है अभी, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में सभी को सोचना है किस प्रकार से इसके बारे में विचार करना है, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, ये समझ लेना है। जेवणात पाणी घेताना मी श्रुतशीत हेच वापरावे का, अनभिष्टंती लगेच तोयम कथित शीतलन। इसमें दो पंथ है, एक ऐसा करते रहने से ठीक है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर सादा पानी पियेंगे तो तुरंत बीमार हो जाते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। आरओ वाटर पीने वाले में भी यही स्थिति होती है, वो अगर आरओ छोड़कर कुछ वाटर 2515 लीटर वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 1 kg शुगर इंटर, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो कीमत है 2515 लीटर वाटर, ये शुगर 1 किलो शुगर में ऐड करनी चाहिए, तो 1 किलो शुगर कितनी भाव में जाएगी और उससे पर्यावरण की होने वाली हानि एक और चीज है। तो गन्ने का निर्माण भी इसी तरीके से होना है कि पानी कम से कम प्रयोग करें। उसके बाद में सिर्फ गन्ना ही नहीं लेते रहे, बाकी भी फसलें लेते रहे, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। और गुड़ बेहतर ऑप्शन है, या बिना केमिकल्स का जो है वो सबसे बेहतर। मैंने सुना था कि सल्फर की प्रक्रिया की जाती है शुभ्र बनाने के लिए, और वो 1 kg के लिए 300 ग्राम सल्फर लगता है। तो कितनी बड़ी मात्रा में सल्फर का प्रयोग किया जा रहा है, ये एक सोचने का इस प्रकार का विषय है। तो सभी को इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, और हम इसके बारे में बिल्कुल सजग नहीं है कि हम किस ढंग से इसका प्रयोग कर रहे हैं, किस ढंग से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई देख ही नहीं रहा इस प्रकार से। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम इसका भलीभांति सोचे इसके बारे में, और फिर जानबूझकर इसका प्रयोग करते रहे, ये एक अच्छा रहेगा। और जितना हम पर्यावरण को बचाएंगे हम खुद बचेंगे, अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। पण हे पाणी पुन्हा निसर्गातच आसवारिष्ट में प्रिजर्वेटिव नहीं रहते, सिर्फ जो काढ़े हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, वो अच्छा नहीं है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता रहता है।
1 किलो साखर तयार होताना 2000 लिटर पाणी नष्ट तर होत नाही ना, लेकिन वो पर्यावरण को बिगाड़ देता है। ये प्योर पानी नहीं है। तो ये पानी वास्तव में अगर पर्यावरण में चला जाता है, वो दूषित करने वाला पानी है, ये पानी है, ये अच्छा पानी नहीं है। तो इसके पर्यावरण की हानि ही होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो पर्यावरण की हानि कम से कम कैसी हो, उस कंपनी पर ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए कि पर्यावरण की जो हानि हो रही है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, और उसको कैसे सुधरना है नेचुरली, ये तुम देखो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी इस प्रकार का रहेगा। अस्वारिष्टमध्ये पण प्रिझर्वेटिव्ह टाकतात, ऑलमोस्ट ऑल कंपनी आर डूइंग इट। वास्तव में करने की जरूरत नहीं है। अस्वारिष्ट अगर भली भांति बनता है तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालने की जरूरत नहीं है। वो बिगड़ने के चांसेस होते हैं, इसलिए शायद डालते होंगे, मालूम नहीं। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो हम खुद अस्वारिष्ट बनाना शुरू करें, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। अभी मैंने मस्वा सो बनाया है और वो करते रहेंगे हम इस प्रकार से, लेकिन ये अच्छा तरीका बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, यहीं पे आज रुकते हैं। आज रात को मैं पुणे पहुंचूंगा, और कल से फिरत से ये आरंभ होगा। परंतु साऊथच्या कंपनीच्या अस्वारिष्टावर तसे मेन्शन नसते, त्यांचा काढ्यावर असते लिहिलेले। वही मैं कह रहा, प्रिजर्वेटिव डाल के जो काढ़े बनते हैं उनमें तो लिखना जरूरी है। अस्वारिष्ट में वास्तव में जरूरत है ही नहीं। अस्वारिष्ट अपने आप टिकने वाले हैं, और जितने पुराने हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा इस प्रकार का। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं और कल फिर से आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनर्मिलिष्यामः।